हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लर्न करने वाले हैं अबाउट कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर्स हमें कहाँ यूज़फुल होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आने वाले सारे जो लेक्चर्स होंगे वो भी अपने कैपेसिटर्स के ऊपर ही होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम टाइटल लगा देते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी डिस्कशन हम कर रहे थे इस चैप्टर में। लेकिन अब से अपना एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स, कैपेसिटर क्या है पहले हम वो बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कैपेसिटेंस और आगे जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है। ओके, कैपेसिटर्स इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। चार्ज स्टोर करेगा तो अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर हमें क्यों करना पड़ता है? तो मित्रों, हमारे घर में जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया अपना, उनको स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उनको स्टार्ट करने के लिए करंट जो है वो ज़्यादा करंट विड्रॉ करते हैं। जैसे कि अपने जो घर में जो करंट आता है वो कितना आता है, 15 से 20 एम्पियर। ओके, 20 एम्पियर तक करंट आता है। फैन को चाहिए होता है सिर्फ 5 एम्पियर। ओके, लेकिन फैन को स्टार्ट करना डिफिकल्ट है। फैन को स्टार्ट करने के लिए कितना करंट चाहिए होता है, तो तकरीबन 25, 30 से 40 एम्पियर तक करंट चाहिए होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। वो डिपेंड करता है अपना फैन कितना हैवी है। ओके, तो आप अपने हाथ से एक बार फैन को घुमाना और घुमाते ही रहना, तो आपको पता चलेगा कितनी एनर्जी चाहिए होती है, राइट? ओके, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे आ जाता है। तो फैन को हमें कंटिन्यूसली घुमाने में दिक्कत नहीं। एक बार घूमने लग गया, फिर तो आप धक्का दोगे तो घूमता रहेगा, थोड़ा स्लो वापस धक्का दोगे तो घूमता रहेगा। लेकिन उसको स्टार्ट कराना, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओके, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो इतना करंट विड्रॉ नहीं कर पाएगा कि उसको स्टार्ट करा सके। ओके, तो उसके अंदर कैपेसिटर होता है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू अप्लायंसेस और गैजेट्स। हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक ही टाइम में इंस्टेंट एनर्जी एट वंस। ओके, इन वन टाइम, एक ही टाइम में वो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, फिर अपने आप वापस वो चार्ज हो जाता है। तो अपने जो फैन होते हैं वो फैन में कैपेसिटर लगे होते हैं। मैं आपको दिखाने भी लाया हूँ, ये देखो, ये कैपेसिटर है जो अपने फैन के अंदर होता है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, पहले से एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ओके, हमारे फैन में इस तरह से कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। और अपना जो मोबाइल फोन है उसमें भी आप सोचो कितने कैपेसिटर आते होंगे मोबाइल फोन में। तो बच्चों, अपने स्मार्टफोन में मोर देन 500 कैपेसिटर्स आते हैं। मोर देन 500 कैपेसिटर्स आते हैं।
ओके, क्योंकि अपने फोन में फ्लैश लाइट होता है, ठीक है, और जब बैटरी अपनी बहुत ही कम हो जाती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारी एनर्जी कौन सप्लाई करते हैं? कैपेसिटर सप्लाई करते हैं। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो कि कैपेसिटर जो है वो थोड़ा बैटरी जैसा ही वर्क करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि बैटरी जो है वो एनर्जी स्लोली प्रोवाइड करती है, एकदम स्लोली स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी हमारे अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रिक गैजेट्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत आई, उसने क्या करा, सारे के सारे एनर्जी एक बार में ही दे दी, है ना, फिर वापस वो एनर्जी स्टोर कर लेता है और जब भी रिक्वायरमेंट आएगी वापस वो एनर्जी सप्लाई करेगा। ओके, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है और जब भी रिक्वायरमेंट आए वो हमें एनर्जी देता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अपना जो फोन होता है उसमें जो फ्लैश लाइट होती है, मान लो पूरे रूम में अंधेरा है, फिर भी आपको किसी चीज़ का पिक्चर लेना है, तो जैसे ही आप पिक्चर क्लिक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन होगी। तो फ्लैश लाइट भी ज़्यादा वॉट कंज्यूम करता है, उसमें भी ज़्यादा एम्पियर करंट चाहिए होता है, और अपने मोबाइल में जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी एनर्जी एक साथ में दे पाए, क्योंकि बैटरी का फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है, वो स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो बैटरी इतनी ज़्यादा एनर्जी इंस्टेंटली नहीं दे पाती अपने फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए, तो वो एनर्जी कौन देता है? अपने स्मार्टफोन में जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं सर्किट में, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। समझ आया? आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी अपने मोबाइल फोन की बैटरी 10% या 5% से भी बिलो हो, उससे भी कम हो जाए, फिर आप फ्लैश लाइट ऑन करना, तो ऐसा मैसेज आएगा, डिस्प्ले होगा कि फ्लैश लाइट इज अनेबल टू ऑन ड्यू टू लो बैटरी। लो बैटरी की वजह से अपना फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी बैटरी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एनर्जी फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए दे पाए। ओके, तो वो एनर्जी सारी कहाँ से आती है? अपने फ़ोन के अंदर जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं उनमें से। अब फ़ोन में तो ऐसे कैपेसिटर लग नहीं सकते, इतना बड़ा कैसे लग सकेगा, इसीलिए अपने फ़ोन में सिरामिक टाइप के कैपेसिटर्स आते हैं जो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, कि छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे कैपेसिटर भी अवेलेबल होते हैं जो अपने फ़ोन के अंदर आते हैं। और अपना टैबलेट जो है, टैब, वो टैब में मोर देन 800 कैपेसिटर्स होते हैं। समझ आया? तो यानी कि आप ऐसे डिवाइस यूज़ भी करते हो जिसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसीलिए कैपेसिटर क्या वर्क करता है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, कैपेसिटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, कौन से फंक्शन में कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज का लेक्चर्स फ्रेंड्स हमारा जो रहेगा वो थोड़ा बेसिक के ऊपर रहेगा, कि हमारा बेसिक क्या है कैपेसिटर का, वो कैसे एनर्जी स्टोर करता है, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। एनर्जी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? तो मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास मान लो कि 1000 पीपल आने वाले हैं हमारे घर पे, कोई फंक्शन रखा है और 1000 पीपल आने वाले हैं, तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो अगर मान लो आपके घर पे एक साथ 1000 पीपल आ जाए, इतने मेहमान आ जाए 1000 एक साथ, तो पानी की सप्लाई आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे उनको, ठीक है। लेकिन हमें पहले से पता हो कि 10 तारीख को मेरे घर पे इतने सारे पर्सन आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, पहले से पानी के कैरेट मंगा लोगे या टैंकर मंगा लोगे, वॉटेवर जो भी सुविधा होगी, आप पहले से पानी को स्टोर करके रखोगे इन शॉर्ट, और जब भी वो आए फिर आप उनको सप्लाई कर सकते हो एक साथ। ओके, तो ऐसी डिमांड आती है जब डिवाइस में कि एक साथ इंस्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कैसे हम करा पाएंगे? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के जरिए। कैपेसिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखेगा चार्ज के फॉर्म में, और जैसे ही वो डिमांड आई तो वो सप्लाई कर देगा सारी की सारी। तो वो डिमांड के बाद, जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं, फैन को स्टार्ट करने में वो डिमांड आती है तो हम सप्लाई कर देंगे, मतलब कैपेसिटर सप्लाई कर देगा, कैपेसिटर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर देगा और वापस वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है। तो आई होप आपको क्लियर हो पाया है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, तुरंत जैसे ही ज़रूरत पड़ी
वो अपनी सारी एनर्जी दे देगा और तुरंत वापस चार्ज भी हो जाएगा, और जब तक वापस एनर्जी की जरूरत ना पड़े तब तक वो एनर्जी को होल्ड करके रखेगा। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच होल्ड एनर्जी, एनर्जी को होल्ड करके रखता है। और कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। ओके, हर एक कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि अपने जो फैन में कैपेसिटर रहता है तो इस पे लिखा हुआ है इट इज अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ओके, ये अपना 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है। तो हर एक की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है ना। तो इसी वजह से कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि क्या करेगा, एनर्जी को होल्ड करके रखेगा उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, और जब भी रिक्वायरमेंट आई वो एनर्जी सारी की सारी सप्लाई कर देगा उस डिवाइस को चलाने के लिए, है ना। तो आई होप कैपेसिटर क्या है वो आपको आइडिया आया होगा। जिस तरह से रेजिस्टर हमारा एक डिवाइस है, आगे जाके हम चैप्टर नंबर 7 में इंडक्टर लर्न करने वाले हैं। जिस तरह से कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसी तरीके से इंडक्टर वो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी रहती है। ओके, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिस तरह से रेजिस्टर एक डिवाइस है। रेजिस्टर डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से कैपेसिटेंस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जिसमें हम कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ओके, यानी कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल है सी, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी लर्न करेंगे। तो आपको क्लियर हो पाया है जो टाइटल मैंने लिखा है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला क्या आता है कैपेसिटर का, और फॉर्मूला हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, तो आपको ये थोड़ा आइडिया आया होगा कि कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जब भी रिक्वायरमेंट आती है उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। जब भी इंस्टेंट सप्लाई की जरूरत पड़ती है तब उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हम लर्न करने वाले हैं उसका फॉर्मूला किस तरह से फ्रेम होता है, उसका फॉर्मूला हम कब जरूरत पड़ेगी उस फॉर्मूले की, और कब हम उसको यूज कर पाएंगे। तो देखो, मान लो हमारे पास यहां पे एक स्फीयर है जिसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं, ठीक है, और उसके पास मैं दूसरा स्फीयर लेता हूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अगर वो न्यूट्रल भी हुआ तो हम उसको ग्राउंड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज सारा अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। ये पूरा नेगेटिवली चार्ज है। इसके ऊपर का पोटेंशियल V1 है और इसके ऊपर का पोटेंशियल V2 है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं, जो कि क्या है, V1 माइनस V2 है। ओके, मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि कैपेसिटर की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ two conductors separated by insulating material or medium। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वो क्या करेगा, 2 कंडक्टर्स कंटेन करेगा, चाहे रेगुलर शेप के हो, इरेगुलर हो, स्फीयर हो, प्लेट्स हो। ठीक है, तो 2 कंडक्टिंग मटेरियल होने चाहिए, कंडक्टिंग बॉडीज होनी चाहिए, और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, चाहे एयर हो चाहे दूसरा कोई भी मीडियम हो, लेकिन इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, तो कैपेसिटर फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो
इसके ऊपर मैंने चार्ज लिया है प्लस क्यू, इसके ऊपर मैंने चार्ज लिया है माइनस क्यू। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं V। ओके, वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है V। और इनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज आएगा अपना Q। ओके, तो यहां पे जो चार्ज आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों का नेट चार्ज मिला के 0 है। ओके, इनके ऊपर जो चार्ज है Q, उस चार्ज की बात कर रहे हैं, वो चार्ज जो होगा वो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। राइट, चार्ज जो है वो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप और चार्ज बढ़ाओगे तो अपना पोटेंशियल भी बढ़ेगा, जितना आप चार्ज बढ़ाओगे उतना अपना पोटेंशियल भी बढ़ेगा। राइट, और जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे वैसे हमें मिल जाएगा एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो C जो है वो अपना कैपेसिटेंस है। तो ये अपना क्या आया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इस तरह से आपको मिल गया। राइट, कैपेसिटेंस हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर और चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से हम यहां पे कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक स्फीयर इनफाइनाइट पे लेके समझाऊं। मान लो कि अपना ये जो स्फीयर है, आपको और इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे अपना एक स्फीयर है, राइट, इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, और दूसरा स्फीयर हम इनफाइनाइट पे लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लेना जरूरी है। तो एक पोटेंशियल हमारा यहाँ पे, ये एक स्फीयर हमारा यहाँ पे है, दूसरा हम इनफाइनाइट पे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम इसके ऊपर चार्ज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सपोज मैंने एक चार्ज रखा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा KQ/R। मैंने दूसरा चार्ज रखा तो 2 टाइम हो गया 2KQ/R। तीसरा चार्ज रखा 3V 3KQ/R। 4 चार्ज रखा, ये रहा, तो 4V 4KQ/R। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे K वो तो कांस्टेंट ही है, और इसकी रेडियस तो बढ़ने वाली नहीं है, वो भी कांस्टेंट रहेगी, जो भी हमारी स्फीयर की रेडियस है। तो जो पोटेंशियल है वो हर बार चार्ज के कैसे रह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो V था तो ये भी 1 टाइम था, ये 2 टाइम हुआ, ये भी 2 टाइम हुआ, ये 3 टाइम हुआ, ये भी 3 टाइम हुआ, इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमने चार्ज बढ़ाया उसका पोटेंशियल भी बढ़ा। ओके, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जैसे हमने चार्ज रखा पोटेंशियल भी बढ़ा। तो यहां पे पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन चार्ज, राइट। तो जैसे ही हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट C, और वही जो कांस्टेंट है वो अपना कैपेसिटेंस कहलाएगा। यानी कि अपना ये फॉर्मूला बन गया C इज इक्वल टू Q/V। इस तरह से हमें यहां पे पता चला कि कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q/V है, राइट। तो ये फॉर्मूला आगे आने वाले सारे लेक्चर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या मैं यूं बोलूं कि आगे आप जितना भी कैपेसिटर का स्टडी करोगे उसके लिए बेसिक इक्वेशन है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि कैपेसिटेंस जो है दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। ओके, दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो अपना कैपेसिटर डिफाइन करता है, कैपेसिटेंस, राइट। तो ये आपको आइडिया आ गया। अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज ऐसे एस्टेब्लिश करता जाऊं तो इसकी एक लिमिट आएगी। ओके, किसी भी मटेरियल की एक लिमिट होती है, किसी भी मटेरियल की एक लिमिट होती है चार्ज को होल्ड करने की। ओके, तो इसके ऊपर अगर हम चार्ज एस्टेब्लिश करते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, आसपास में जो एयर है, यहां पे मान लो ये पूरी एयर है, हर तरफ होगी एयर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो अपनी एयर होगी वो एयर में क्या होगा कि
एयर में आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। तो इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जितना भी माइनस चार्ज होगा एयर में वो सारा एक तरफ आ जाएगा और प्लस को वो रिपेल कर जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपने पास यहाँ पे एक टैप है, एक टूटी है, नल है, और हम यहाँ पे एक बकेट को पानी से भर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही अपनी बकेट फुल हो जाएगी, सारा यहाँ पे जो वाटर है, पानी, वो सब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बकेट की एक लिमिट है। ओके, उसकी कैपेसिटी से आप ज़्यादा पानी उसमें भरोगे तो सारा बाहर जाएगा। उसी तरीके से कंडक्टर की भी एक लिमिट होती है। ओके, उसके लिमिट के हिसाब से ही आप उसके ऊपर चार्ज रख सकते हो, ज़्यादा चार्ज आप उसके ऊपर रख नहीं सकते। तो मान लो उसकी लिमिट आ चुकी है, अब चार्ज लीकिंग होगा। चार्ज लीक होगा तो वो क्या करेगा, आसपास में जो एयर है, हमें पता है कि एयर कैसी होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल, एयर इंसुलेटिंग होती है। हमें एयर में क्या करंट लगता है, नहीं लगता ना, तो एयर इंसुलेटिंग होती है, राइट। अब यहाँ पे आपने चार्ज इतना बढ़ा दिया है, कैपेसिटी से ज्यादा आपने चार्ज रखा है, तो चार्ज लीक होने लगेगा, राइट। चार्ज लीक होगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एयर के नेगेटिव चार्ज को, और वो चार्ज यहाँ पे आके इस तरह से स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। जैसे बिजली कड़कती है एकदम स्मॉल फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होगा। ये जो स्पार्क होता है उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। तो यहां हमें कोरोना डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, लीकिंग ऑफ अ चार्ज, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज द लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर्स। बच्चों अगर शार्प पॉइंट होगा तो लीक होगा ही होगा, लेकिन शार्प पॉइंट नहीं है और मान लो कि ज्यादा चार्ज आपने रख दिया है तो भी यहां पे चार्ज लीक होने लगेगा। और चार्ज लीक हो रहा है तो ये माइनस चार्ज जो है नेगेटिव, वो यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना है, इसमें क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा तो इसका पोटेंशियल कम कर देगा। ओके, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि कैपेसिटी कम हो, हमें तो कैपेसिटी बढ़ानी है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वो स्टोर कर सके, राइट। तो मान लो ये प्लस चार्ज है पर्टिकुलर कोई कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो प्लस चार्ज की वैल्यू को कम कर देगा। ओके, और आप देखोगे चार्ज कम हुआ तो कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, राइट। हम तो ये चाहते हैं कि कैपेसिटी उसकी बढ़े। अब कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब चार्ज उतना ही रहे कि पोटेंशियल कम हो। अगर पोटेंशियल हम कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो कोरोना डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैंने आपको बताया कोरोना डिस्चार्ज क्या है, कि जब ये चार्ज हमारा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो एयर में पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, और जैसे ही एयर के अंदर पोलराइजेशन होता है, नेगेटिव चार्ज उसके ज्यादा नजदीक आएंगे और वो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, राइट। चार्ज को यहाँ पे कम कर देंगे। तो जो स्पार्क चार्ज लीक हो रहा है अपना, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज। आपने देखा होगा कोई बिजली का खंबा है या ट्रांसफॉर्मर है, वहां पे फ्लेम आपने देखी होगी, ये आवाज आती है जुम ऐसा करके, जुर ऐसे आवाज आती है, तो वो क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज ही होता है। कई बार दिखाई देता है फ्लेम्स, कई बार फ्लेम्स नहीं दिखाई देती। ओके, या आपने वायलेट कलर की, ब्लू कलर की फ्लेम्स देखी होंगी, या येलो कलर की येलोइश फ्लेम देखी होंगी, तो ये सारा कोरोना डिस्चार्ज का मामला है, राइट। तो अभी आपको आइडिया होगा कोरोना डिस्चार्ज क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैपेसिटी होती है एयर की, कि एयर जितना हो सके उतना ट्राई करती है कि इंसुलेटिंग ही रहे, उसकी वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक ना हो। ओके, अगर मान लो चार्ज की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो रही है तो उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे एक दूसरी फिनोमिना आती है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये अपना है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे बोलते हैं, द पॉइंट अप टू एयर रिमेन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इट विथस्टैंड विथ इट। एयर जहां तक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बरकरार रख पाएगी,
ओके, वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक होना स्टार्ट करेगी, ओके, वो पॉइंट को, वो लिमिट को हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, एयर अपनी कोशिश पूरी करेगी कि वो इंसुलेटिंग ही रहे, लेकिन मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और वो लीक हो रहा है, एयर में लीक हो रहा है, तो फिर एयर में ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो ब्रेक होती जाएगी। तो वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जब ब्रेक होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगा, तो एयर की कितनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल पाए या टॉलरेट कर पाए, तो उसकी लिमिट है 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, 1 मीटर में इतना वोल्टेज वो टॉलरेट कर पाएगी, इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसकी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी और उसका ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और कोरोना डिस्चार्ज उतना बढ़ जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना डिस्चार्ज हो। ओके, ये आपको बच्चों याद रखना है, किसके लिए, एग्जाम में आपको 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बोर्ड में, बोर्ड के लिए, उसके लिए, या कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो ये हमें याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे हम इसको, ब्रेकडाउन ना हो उस पॉइंट को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। इट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अपना ब्रेकडाउन ना हो, ओके, अपना ब्रेकडाउन, एयर अपना ब्रेकडाउन ना करे तब तक की जो लिमिट है, जब तक वो विस्टैंड रहे, इंसुलेटिंग ही रहे, ओके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर दैट इज 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आएगी, 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। और आप सेंटीमीटर में भी करना चाहो तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लगा सकते हो। यहाँ पे अगर हम मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3×10⁶, ये 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² ऊपर आएगा तो ये वोल्ट इंटू सेंटीमीटर में आ जाएगा। आप सोचो फ्रेंड्स कि 1 सेंटीमीटर में इतना सारा वोल्टेज, 1 सेंटीमीटर में इतना सारा वोल्टेज, ओके, वहां तक की उसकी लिमिट है। अगर उससे बड़ा होगे तो फिर यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं रह पाएगी, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा और एयर अपनी इंसुलेटिंग होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 2 फिनोमिना हमने नए लर्न करे हैं, एक तो कोरोना डिस्चार्ज क्या चीज है और एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। ओके, कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है, चार्ज लीक होने लगता है। ओके, कोरोना यहाँ पे कोई वायरस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, चार्ज लीक करेगा कंडक्टर के ऊपर से। तो ये चार्ज लीकिंग की जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज के नाम से जानेंगे, राइट। तो आई होप आपके ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, वो एक पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम उसका यूनिट है वो किस पे डिपेंड करता है वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम मैं रहने देता हूं ताकि आपको आइडिया आ सके कि आगे हमें किस तरह से पॉइंट को लेना है। सपोज करो कि हमें यहां पे क्या करना है कि मान लो नया चार्ज लेके आना है, ओके, dq जितना। अब ये चार्ज जो है पहले से चार्ज प्लस चार्ज है, वो उसको रिपेल करेगा, उसको आने नहीं देगा। अब हम उसको कब ला सकते हैं, जब पोटेंशियल कम हो। अगर इसका पोटेंशियल कम हो तो हम उसको ला सकते हैं। जैसे कि हम किसी चार्ज को लेके आते हैं, हमने फॉर्मूला लर्न करा था कि R से P पे हम किसी चार्ज Q को लेके आ रहे हैं, तो क्या आएगा, R से P हम लेके आ रहे हैं, R से P, तो पोटेंशियल एट P पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट R पॉइंट। ओके, मान लो हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू P Vp माइनस V इनफाइनाइट। और अपना V इनफाइनाइट क्या आता है, V इनफाइनाइट आता है अपना 0, तो वहां हम 0 रख देंगे अपॉन चार्ज। ओके, तो चार्ज को हम जब लेके आ रहे हैं तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा हम उसको इजीली ला पाएंगे। ओके, ये Q को हम ऊपर ले लेते हैं। देखो बच्चों, जितना हमारा पोटेंशियल कम रहेगा उतना हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा, राइट, उतना इजीली हम ला पाएंगे। ओके, और जितना पोटेंशियल कम रहेगा
पर्टिकुलर चार्ज पे उतना कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा यानी कैपेसिटी बढ़ेगा, हम और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर का पोटेंशियल कम रहे, लेकिन आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। ओके, हम यहाँ पे दूसरी प्लेट इसीलिए रखते हैं कि ताकि पोटेंशियल कम कर पाए। मैं आपको वापस ये कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि चार्ज को मैं कांस्टेंट रख के वी को बढ़ा के ये कम कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी यहाँ पे बढ़ेगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, हमारे पास एक प्लेट है, उसके ऊपर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है पर्टिकुलर, राइट, तो उसका एक पोटेंशियल है। अब अगर मैं दूसरी प्लेट यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, राइट, और माइनस क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा, प्लस को रिपेल करेगा। अब समझ लो इसका कुछ पोटेंशियल है V1, इसका कुछ पोटेंशियल आया V2। सपोज हम इसको अर्थ कर देंगे तो अर्थ करने पे ये सारा प्लस पोटेंशियल यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें चला, अर्थिंग हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ, दोनों के बीच डिफरेंस आ गया। पहले ये कंडक्टर अकेला था, उसका कुछ पोटेंशियल था, दूसरी प्लेट रखने से क्या हुआ, उसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। यहां पे पोटेंशियल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। इस तरह से हम पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हैं, और जितना पोटेंशियल हम रिड्यूस करेंगे उतना हमारा यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप एक नोट कर सकते हो, एक बहुत ही नोट करने वाली बात, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना। ओके, क्यों डिपेंड नहीं करेगा, अब हम समझते हैं उसको। ये पॉइंट मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ हमने इसलिए किया है ताकि हम पोटेंशियल उसका रिड्यूस कर सकें। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे दो कंडक्टर्स यूज करते हैं। ओके, दो कंडक्टर यूज करने से क्या होगा, हमारा पोटेंशियल रिड्यूस होगा और हमारी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, एनर्जी स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो मैं Q चार्ज रख रहा हूं तो उसका पोटेंशियल आएगा V, 2Q रखूंगा तो ये भी 2V होगा, इसको 3 रखूंगा तो ये भी 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q/V का रेशियो तो कांस्टेंट रह रहा है, इसी कांस्टेंट को तो हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, ये अपना नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन शेप, उसका शेप कैसा है उस पे, उसकी साइज पे, कंडक्टर्स की साइज क्या है, छोटे हैं, बड़े हैं, और ज्यादा बड़े हैं, प्लेट्स कितनी बड़ी है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों के बीच के सेपरेशन के ऊपर, सेपरेशन बिटवीन देम, उनका रिलेटिव सेपरेशन कितना है, राइट, उनके बीच में डिपेंड करेगा। तो शेप, साइज, सेपरेशन और मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक एंटर करेंगे तो और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, मटेरियल बिटवीन देम, या आप मीडियम लिख सकते हो, मीडियम बिटवीन देम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंटर करेंगे तो वो मटेरियल होगा, माइका शीट हो सकती है या दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है। ओके, तो SSSM, SSSM, ओके, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले तो आपको SSS याद रखने हैं, राइट, शेप, साइज, सेपरेशन और मटेरियल बिटवीन देम, कौन सा मटेरियल हम इंसर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। समझ रहा है ना बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी बेसिक हैं, और भी बेसिक हम लर्न करते हैं इसके अंदर कि और क्या चीजें इसके अंदर रिक्वायर्ड है, किन किन चीजों की और जरूरत पड़ती है, और फॉर्मूला हमें आगे जाके किस तरह से हेल्प करने वाला है, राइट। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, Q इज इक्वल टू CV। अगर आपको इस तरह से याद रह रहा है C इज इक्वल टू Q/V तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर आपको एक सिंपल लाइन के फॉर्म में याद रखना है तो Q इज इक्वल टू CV, या फिर डिनोमिनेटर में V आता है Q/V। ओके, लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि आने वाला पूरा स्टडी हमारा इसके ऊपर ही होगा, राइट। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताता हूं फ्रेंड्स कि
यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इस वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी हमारी सारी वेस्ट हो रही है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से। ओके, इस तरह से हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। ओके, इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर इतना यूजफुल हमें नहीं होता, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसमें तो एनर्जी वेस्ट हो रही है तो मतलब ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए बना पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा, स्टोर करके रखेगा। क्योंकि पैरेलल प्लेट में दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ नेगेटिव प्लेट। तो एनर्जी यहां से निकलेगी, यहां अंदर एंटर हो जाएगी, यहां से निकलेगी, अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, राइट। तो इस तरह से एनर्जी हमारी स्टोर होती है। ओके, आप सोचो कि ये जो है वो कैसा है, पानी फर्श पे गिरा हुआ है। अब फर्श पे गिरा पानी का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उस तरह से है। लेकिन ये कैसा है, पानी बकेट में भरा है, जब जरूरत पड़ी हम बर्तन धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज कर सकते हैं। उसकी तरह ये बिहेव करता है, राइट। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं पैरेलल की, राइट। तो इससे बेटर अपना ये कैपेसिटर रहेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैपेसिटर के टाइप्स कितने हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के कैपेसिटर्स। फर्स्ट अपना जो रहेगा वो ये जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट, और हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में भी यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और थर्ड रहेगा अपना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, राइट। तो ये 3 टाइप उसके हैं कैपेसिटर के। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा उसके यूनिट के बारे में, कैपेसिटर का सर्किट सिंबल क्या है उसके बारे में। ओके, और जो बाकी चीजें हैं जो बेसिक सी हैं वो सारा बेसिक हम क्लियर कर लेंगे, फिर हम अपना जो आने वाला पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर से उसके यूनिट क्या है वो एक बार जान लेते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये डेफिनेशन भी मिटा देता हूं। ओके, तो यहां पे मित्रों अपना जो फॉर्मूला है वो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है ना। तो इसका जो यूनिट आएगा एसआई यूनिट वो क्या रहेगा, चार्ज है तो उसका कूलम, और पोटेंशियल का क्या आएगा, वोल्टेज। कूलम पर वोल्ट आया, और कूलम पर वोल्ट को माइकल फेरेड के ऑनर में फेरेड बोला गया, फेरेड। तो उसका ऐसा यूनिट आएगा फेरेड या कूलम पर वोल्ट। ओके, अगर हम बात करें उसके सीजीएस यूनिट की, वो हमें इतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन आपको बता देता हूं स्टेट फेरेड उसका यूनिट रहेगा। ओके, स्टेट कूलम तो चार्ज का रहता है, स्टेट फेरेड रहेगा, लेकिन ये हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, ऐसा यूनिट यूज करेंगे, फेरेड वाला। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, कूलम का क्या आएगा, A1 T1, और पोटेंशियल का क्या आएगा, हमने कर चुके हैं पोटेंशियल का, W/Q, राइट। एनर्जी का क्या आता है, हम 11 में पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर में। एनर्जी यानी वर्क m1L2T-2, चार्ज का रहेगा A1 T1, तो m1L2T-2, T1 ऊपर आएगा -1 A-1, यानी पोटेंशियल का अपना फॉर्मूला आ गया m1L2T-3 A-1, m1L2T-3 A-1। तो यहाँ लगा देते हैं m1L2T-3 A-1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, m1 ऊपर आएगा तो m-1, L2 L-2,
t पहले से 1 है, -3 ऊपर आएगा तो +4, -3 ऊपर आएगा तो +3, +1 4 हो गया ना। a1 ऑलरेडी ऊपर है, -a1 आएगा तो प्लस होके 2 हो जाएगा। तो m-1 l-2 t⁴ a⁴2, ये आया अपना कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 1 फेरेड कैपेसिटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ओके, तो हमारे यहाँ पे सब मल्टीपल्स ही यूज होंगे। सब मल्टीपल्स यानी कि हमारा यहाँ पे यूज होगा 1 माइक्रो फेरेड, ओके, यानी कि हम उसको ले लेंगे -6 फेरेड। 1 नैनो फेरेड, उसको हम मान लेंगे -9 फेरेड। 1 पिको फेरेड, उसको मान लेंगे -12 फेरेड, राइट। तो यहाँ पे सब मल्टीपल में ही आएंगे यूनिट, ओके, -6 फेरेड, -9 फेरेड, -12 फेरेड, ओके। तो यहाँ पे यूनिट आपको इसी तरह से याद रखने होंगे, ओके, क्योंकि फेरेड कैपेसिटेंस 1 फेरेड भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट। अब हम बात करते हैं उसके सर्किट सिंबल प्रेजेंटेशन की, ओके। तो सर्किट का यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हम बताते हैं तो इस तरह से आएगा, ओके। बच्चों बैटरी का सिंबल क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस, याद है ना बेटा? ये एक अगर हमारी बिगर प्लेट हो, लार्जर प्लेट हो, एक स्मॉलर प्लेट हो तो वो हमारा हो जाएगा बैटरी, ओके। और कैपेसिटर भी बैटरी जैसे तो वर्क कर रहा है, सिर्फ वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दोनों प्लेट सेम साइज की होनी चाहिए, राइट, है ना। तो एक प्लेट यहाँ पे भी प्लस रहेगी, एक माइनस रहेगी, लेकिन हम अभी यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे उसका, लेकिन इस तरह से अपना सिंबल रहेगा कैपेसिटर का। ये जो है वो फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर है, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। और अगर हम उसके ऊपर एरो बना दें इस तरह से वेरिएबल का एरो, तो वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल कैपेसिटर। जिस तरह से रेजिस्टर का अपना सिंबल इस तरह से होता है आर, उस तरह से अब आपको याद रखना है कि अगर दोनों प्लेट सेम लेंथ की हो तो वो अपना कैपेसिटर कहलाएगा, ओके। और उसकी प्रॉपर्टी जो, उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम सी से, कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये जो सारा बेसिक है, वो अपना सारा जो बेसिक है कैपेसिटेंस का, वो पूरा बेसिक हमने यहाँ पे कर लिया है, ओके। अब फ्रेंड्स हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वो सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सारी चीज़ें। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए आप और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।